इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 13.4 एक्सरसाइज है बटने की बुक का। प्रोबेबिलिटी दैट अ मशीन विल प्रोड्यूस अ डिफेक्टिव पार्ट इक्वल 0.15। वो एक मशीन है जो कि पार्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो डिफेक्टिव पार्ट्स प्रिपेयर होता है, अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट्स ये प्रिपेयर करिए मशीन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है, मतलब 15% है। 15% ये प्रोबेबिलिटी है कि वो कोई डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस करेगा, और 15% जब 100% से माइनस करेंगे तो 85% रिमेनेंगे। इसका मतलब है 85% चांसेस ये है कि वो जो है वो सही या करेक्ट पार्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा विदाउट डिफेक्शन। डिफेक्शन के कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा उसमें। तो इसमें पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टू टर्म्स इन सक्सेशन विल नॉट बी डिफेक्टिव। ऐसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो टर्म्स सक्सेसिव दो टर्म्स जो आ रहे हैं वो डिफेक्टिव नहीं होंगे। जो भी दो सक्सेसिव पार्ट्स आ रहे हैं, अगर एक डिफेक्टिव भी आ जाए तो दूसरा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों सक्सेसिवली डिफेक्टिव पार्ट्स नहीं होने चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स 0.15 है, तो नॉट डिफेक्टिव पार्ट की क्या होगी, 1 से माइनस कर लें 0.15 तो 0.85। इसका मतलब है 85% प्रोबेबिलिटी ये है कि मशीन जो है वो नॉट डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, और 15% ये प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव पार्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो क्वेश्चन में है कि टू सक्सेसिव नॉट डिफेक्टिव पार्ट, दो सक्सेसिव नॉट डिफेक्टिव है, तो इसमें इंटरसेक्शन आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव। तो इंटरसेक्शन का मतलब है, क्योंकि ये एक रूल हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो E1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, जितनी भी हैं, जितने भी इवेंट्स हैं अप टू EN तक जितने भी इवेंट्स हैं, ये पूरी इवेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 multiplied by probability of E3 into multiplied by probability of En। ये इंटरसेक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, ये एक रूल हमने पढ़ा है, तो उसी रूल के मुताबिक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पार्ट की प्रोबेबिलिटी 0.15 ये क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव पार्ट क्या होगी? इसमें डिफेक्टिव पार्ट जो है वो 1 से माइनस करे, जो रिमेनिंग है तो वो नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 से 0.15 माइनस करें तो इससे आ जाएगा 0.85। तो ये नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू सक्सेसिव पार्ट्स विल नॉट बी डिफेक्टिव। कि दो जो सक्सेसिव पार्ट्स बना रहे हैं, मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नॉट डिफेक्टिव होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसिव पार्ट, ये एक पार्ट हो गया नॉट डिफेक्टिव और ये दूसरा पार्ट हो गया नॉट डिफेक्टिव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव पार्ट। ND का मतलब है नॉट डिफेक्टिव पार्ट। तो अब इसमें वैल्यूज लगा दे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव क्या है? 0.85 है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.85, मल्टीप्लाइड बाय 0.85। इससे जो भी आंसर आ जाए इसकी मल्टीप्लिकेशन से, ये आपका पहला आंसर है कि दोनों पार्ट्स अगर नॉट डिफेक्टिव है तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरह से ये मैंने फाइंड किया है यहाँ पे, और ये आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए
probability of two not defective successive not defective मल्टीप्लाई करें 0.85 और 0.85, इससे आ रहा है 0.7225, मतलब 72%, तकरीबन 72% जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सक्सेसिव पार्ट्स जो है वो जो मशीन प्रोड्यूस कर रहा है वो नॉट डिफेक्टिव होंगे। अब सेकंड क्या है, द फर्स्ट 3 आइटम्स आर नॉट डिफेक्टिव एंड द फोर्थ इज डिफेक्टिव। पहले जो 3 आइटम्स हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले 3 आइटम्स नॉट डिफेक्टिव होंगे और चौथा जो है वो डिफेक्टिव होगा। तो देखिए पहली 3 जो है वो नॉट डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, पहला पार्ट नॉट डिफेक्टिव, दूसरा भी नॉट डिफेक्टिव, तीसरा भी नॉट डिफेक्टिव, और फिर कह रहे हैं कि चौथा पार्ट जो है वो डिफेक्टिव अगर आ जाए। पहले 3 पार्ट्स नॉट डिफेक्टिव है और फोर्थ पार्ट जो है वो अगर इनकेस डिफेक्टिव आ जाए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए पहली 3 नॉट डिफेक्टिव है, ये पहला नॉट डिफेक्टिव, ये दूसरा नॉट डिफेक्टिव, ये तीसरा, और चौथा कह रहा है कि चौथा अगर डिफेक्टिव है। इसको मल्टीप्लाई करें बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव multiplied by probability of not defective multiplied by probability of not defective and to multiplied by probability of defective। तो इसको मल्टीप्लाई करें, नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, फिर नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी लिख लें और फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.85, फिर नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी लिख लें। और फिर डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो लास्ट में लिख लें, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 0.15। तो ये 4 मल्टीप्लाई करें, इससे जो भी आ जाए यहाँ पे वो आपका आंसर होगा, यहाँ पे जो भी आ जाए। तो देखिए इस तरह से ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है कि 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में कि फर्स्ट 3 आइटम्स आर नॉट डिफेक्टिव, पहली 3 नॉट डिफेक्टिव है और फोर्थ वन डिफेक्टिव है। तो देखिए पहली 3 नॉट डिफेक्टिव, फिर नॉट डिफेक्टिव और चौथा जो है वो डिफेक्टिव है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.0915, तकरीबन 9.1% इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 9.1% ही होगी। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। अब थर्ड में ये कह रहा है कि 5 कंसेक्टिव आइटम्स विल बी डिफेक्टिव, 5 जो कंसेक्टिव आइटम्स जो है वो सारे डिफेक्टिव है। तो इसका मतलब है कि 5 टाइम डिफेक्टिव जो है वो मल्टीप्लाई करें, सी पार्ट्स में है कि 5 टाइम डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, डायरेक्ट लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख लें, इंटरसेक्शन लिखना है मिड में एक दफ़ा तो वो लिख लें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 दफ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, 4 दफ़ा, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 5 दफ़ा। 5 कंसेक्टिव प्रोबेबिलिटी, 5 कंसेक्टिव डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोबेबिलिटी, तो 1.5 जो है 5 टाइम लिख लें, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1.5 है, फिर लिख लें, फिर लिख लें, फिर लिख लें, इसी तरह 5 टाइम ये लिख लें। तो जो भी आंसर आ जाए मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे ये डिफेक्टिव पार्ट से 5 टाइम, सॉरी नॉट डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है, 5 कंसेक्टिव आइटम विल नॉट बी डिफेक्टिव, हाँ नॉट डिफेक्टिव, सॉरी ये नॉट डिफेक्टिव है। तो नॉट डिफेक्टिव 5 टाइम, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.85 है तो 0.85 ये आ जाएगा 0.44335, तकरीबन 44%। अगर क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिफेक्टिव पार्ट, तो फिर डिफेक्टिव 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो 0.15 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे जो भी आ जाए वो आपको डिफेक्टिव का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉट डिफेक्टिव का कहा है तो नॉट डिफेक्टिव लिख लें। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वही रूल हमने यूज़ किया। ये पहला क्वेश्चन है 13.4 एक्सरसाइज का। जी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अच्छा इसमें भी यही ट्री डायग्राम है कि ट्री डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे। A coin is weighted such that probability of head is equal to 0.45। इन्होंने एक कॉइन सेलेक्ट किया है और ये क्वेश्चन में गिवन है कि हेड के आने के जो चांसेस है वो 45% है और टेल के आने के जो चांसेस है वो 55% है।
A coin is weighted such that probability of head is equal to 0.45 and probability of tail is equal to 0.55. तो पहला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी ट्री डिनोटिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स इफ द कॉइन इज टॉस 3 टाइम। अगर कॉइन 3 टाइम टॉस करे तो जो ट्री है वो आप बना ले इसके लिए कि क्या पॉसिबल आउटकम्स है इसके, वो इसके लिए ट्री बना ले। तो यही इससे पहले जो मैंने ट्री बनाया था वही ट्री है। जब कॉइन टॉस करेंगे तो पहली चांस ये है कि या हेड आ जाए या टेल आ जाए। देखिए इसका फर्स्ट चांस है, या पॉसिबल है कि हेड आ जाए या पॉसिबल है कि टेल आ जाए। अब इसके फिर दो चांसेस है, हो सकता है कि या हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल आ जाए। फिर इसके दो चांसेस है, हो सकता है कि टेल आ जाए, हो सकता है कि हेड आ जाए या टेल आ जाए। फिर इसकी फिर हो सकता है हेड आ जाए या पॉसिबल है कि टेल आ जाए। इस तरह पॉसिबल है कि हेड आ जाए या पॉसिबल है कि टेल आ जाए। फिर इसकी फिर दो चांसेस है, पॉसिबल है हेड आ जाए या टेल आ जाए। यहाँ पे फिर दो चांसेस है, हो सकता है कि हेड आ जाए या यहाँ पे टेल आ जाए। तो ये इसके ट्री आ रहा है। अब ट्री में सिर्फ पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपने ये लिखना है कि हेड आ जाए तो हेड के बाद जो है वो आपने किस तरह से मेंशन करना है। ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें हेड के बाद हेड आ रहा है तो ये देखिए ये हेड और हेड आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये वैल्यूज लिख ले क्योंकि हेड के लिए इन्होंने कहा है कि 0.45 है। और अगर इनकेस फिर भी हेड आ जाए, एक हेड तो ये है, अगर इसके बाद यहाँ पे हेड आ जाए तो ये हेड और हेड हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0.45 मल्टीप्लाइड विद 0.45 तो ये आ जाएगा। अगर इसके बाद हेड के बाद फिर इनकेस हेड आ जाए तो 3 टाइम हेड हो जाएगा। तो इसके साथ 0.2025 के साथ एक और हेड मल्टीप्लाई करें। अगर टेल आ जाए तो 0.0250 के साथ 0.55 मल्टीप्लाई करें क्योंकि टेल की प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो कॉइन टॉस करेंगे हम तो हो सकता है कि या हेड आ जाए या टेल आ जाए। आपकी मर्जी, यहाँ हेड लेके या टेल लेके जो भी आप लिखना चाहें। सपोज यहाँ पे हेड आ जाए और यहाँ पे पॉसिबल है कि टेल आ जाए। अब इसके फिर दो चांसेस हैं। इसके दो चांसेस ये कि हो सकता है कि फिर हेड आ जाए या मे बी कि यहाँ पे टेल आ जाए। अब ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया। यहाँ पे इसी तरह से ये 1 टाइम है तो फिर ये 2nd टाइम हो जाएगा, या हेड आ जाएगा या पॉसिबल है कि टेल आ जाए। इसी तरह से यह पॉसिबल है कि फिर ये दोबारा या हेड आ जाए या टेल आ जाए। यहाँ पे भी या पॉसिबल है कि हेड आ जाए या टेल आ जाए। 3 टाइम आपने करना है हर एक को, बस इसमें टेल और हेड सिर्फ लिखना है। ये ट्री बनाना है, सिंपल है ट्री। तो यहाँ पे या पॉसिबल है कि हेड आ जाए या पॉसिबल है कि टेल आ जाए। यहाँ पे भी पॉसिबल है कि या हेड आ जाए या पॉसिबल है कि टेल आ जाए। अब इसके जो बेसिकली ट्री बन रहा है वो असल में इस तरह से है। देखिए हेड, हेड और हेड, या तीनों हेड 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 आ जाएंगे। हेड, फिर ये हेड और ये फिर टेल, या हेड हेड और टेल आ जाएंगे। या हेड, फिर यहाँ पे ये टेल है और ये हेड, हेड टेल हेड, या हेड टेल और टेल। या टेल टेल और हेड। इसी तरह से टेल टेल या टेल, 3 टाइम टेल। ये टेल हेड और टेल, या पॉसिबल है कि आ जाए टेल हेड और हेड। ये 8 ऑप्शंस है आपके पास। अब हर एक ऑप्शन के लिए आपने, हर एक ऑप्शन के लिए आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज लगानी है। कैसे वैल्यूज लगाएंगे, देखिए
हेड की वैल्यू है 0.45 और टेल की वैल्यू 0.55। तो इसमें 0.45 एक दफा हेड के लिए, फिर इस हेड के लिए फिर 0.45 मल्टीप्लाई करें, और फिर थर्ड हेड के लिए फिर 0.45। तो 3 टाइम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे ये तीन हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ इसके जो भी आंसर आ जाए, ये मैंने वहां लिखा है। यहाँ पे 2 हेड और 1 टेल है, तो इसका मतलब है 2 दफा 0.45 0.45 और 1 दफा टेल है, टेल की प्रोबेबिलिटी है 0.55। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इससे जो भी आ जाए तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह यहाँ भी लिख ली, यहाँ भी लिख ली, इसमें वैल्यूज अपनी लिख ली, मल्टीप्लाई करते जाए तो आपके पास ये वाला टेबल बन जाएगा जो यहाँ पे मैंने बनाया, ये बनेगा। मतलब तीन हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.091125 है, 2 हेड और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी 0.11375 है। इस तरह इसकी प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी मैंने लिखी है। ये आपका एक ट्री डायग्राम बन गया, पहला आंसर। ट्री डायग्राम मैंने कहा है, ये बना दिया मैंने। फिर कहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल एंड 3 टॉसेस। 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 टॉसेस में। तो देखिए 2 टेल कहाँ कहाँ पे है, बहुत ही सिंपल है। 2 टेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसमें 2 टेल नहीं है, पहले वाले में इसमें नहीं है 2 टेल, इसमें भी 2 टेल नहीं है, यहाँ भी 2 टेल नहीं है, इसमें 2 टेल है, ये उठाए। इसके बाद जो नीचे, इसके नीचे है, इसमें 2 टेल, जहाँ भी 2 टेल आ जाए वो उठा ले। यहाँ भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है, 3 है जिसमें 2-2 टेल है। तो देखिए ये 3 है जिसमें 2 टेल है, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। P ऑफ H इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर टेबल में प्रेजेंट है, ये है। टेल हेड टेल की प्रोबेबिलिटी ये है, टेल टेल हेड की प्रोबेबिलिटी ये है। तो ये तीनों ऐड करें, जब ऐड करेंगे तो आपका पहला आंसर ये आएगा। ये चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें 2 टेल आ जाए, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स एंड 3 टॉसेस, कि 2 हेड आ जाए। दो, सिर्फ एग्जैक्टली 2 हेड आपने देखना है, तो 2 हेड इसमें है, इसमें भी 2 हेड है, और इसमें 2 हेड है। 3 में 2 हेड आ रहा है, तो देखिए 3 में 2 हेड आ रहा है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये ऊपर हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, ये है 0.111375, जिसमें भी 2 हेड आया है। तो तीनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा, इसका भी 0 पॉइंट, क्योंकि 2 हेड आया है, एक टेल है, तो 0.11375 0.11375 375, इसको ऐड करें 3 टाइम, तो ये आपके 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी है, तकरीबन 33%। तो आपका ये थर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 3 आंसर्स हैं। अब इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है तो पूछ ले। जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा, इसके बाद जो है एक न्यूक्लियर वार के बारे में लोगों के जो आइडियाज हैं वो इन्होंने सेलेक्ट किए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर वार पॉसिबल है कमिंग 10 ईयर्स में या कमिंग 30 ईयर में, या पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसके जो लोग हैं वो मुख्तलिफ एज में, हर एक एज में जो लोग हैं उसका अपना अपना आइडिया है। जो जिसके एज 30 से कम है उसका अपना आइडिया है कि वार होगा नहीं होगा, जिसका एज 30 से ज़्यादा है उसका अपना आइडिया है, जिसका एज जो है वो 20 से कम है उसका अपना आइडिया है, या जिसका एज 50 से ज़्यादा है उसका अपना आइडिया है। तो इन्होंने एज वाइज लोगों को डिवाइड किया है कि किस लेवल के लोगों के दिमाग के मुताबिक उनका क्या सोच है, क्या राय है, और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। और ये टेबल इन्होंने ये बनाया कि 20 साल से लेकर 29 साल के लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि इसमें से 850 लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वार आर वेरी लाइकली, और 1700 लोग 1700 एक सिर्फ लाइकली के कह रहे हैं, और 500 अनलाइकली का कह रहे हैं। फिर 30 से 39 जो है उसके दिमाग थोड़ा मिचेवर है तो वो जंग नहीं चाह रहे हैं, तो वो 700 वेरी लाइकली कह रहे हैं, मतलब उसकी तादाद कम है। लाइकली 1100 है और अनलाइकली 450 है। फिर 40 के ऊपर जो लोग हैं वो 600 जो है वो वेरी लाइकली के लिए वोट दे रहे हैं, और 600 लाइकली के लिए, और 1500 जो है वो अनलाइक करते हैं इस चीज़ को।
तो ये एक टेबल भी बना हुआ है, सब चीजें इसमें गिवन है। तो ये देखिए, ये गिवन टेबल समराइज द रिजल्ट ऑफ recent सर्वे ऑफ एटीट्यूड्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर वॉर। द क्वेश्चन आस्क्ड वाज हाउ लाइकली डू यू believe it is that a nuclear war will occur during the next 10 years। लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं कि कमिंग 10 साल में न्यूक्लियर वार होगी या नहीं। तो इसके मुताबिक हर एक एज के लोगों के अपने अपने आइडियाज हैं। इफ अ रिस्पोंडेंट इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द सैंपल ऑफ 8000, टोटल 8000 लोगों के सर्वे किया है, और इस 8000 लोगों में डिफरेंट एज के लोग हैं। 20 से 29 साल के लोग एज के लोग हैं, फिर 30 से 39 तक के एज के लोग हैं, और 40 से अबव के लोग हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और टोटल जो लोगों का सर्वे किया गया है वो 8000 लोग हैं। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि द रिस्पोंडेंट इज 30 ईयर और ओल्डर, कि जो इस बंदे जिसने किसी बंदे को सेलेक्ट किया है 8000 में से, तो वो 30 साल से कम होगा, 30 साल का होगा या 30 से ज्यादा का होगा। तो इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए 30 से ज्यादा वाले ये कैटेगरी है, इसमें सब चीजें गिवन है। देखिए 30 या 30 से मैक्सिमम। तो इस कैटेगरी में कितने लोग हैं, देखिए इसमें कितने लोग हैं टोटल 2200 और 50 है। और ये भी इस क्योंकि 30 या 30 से अबव, 30 से अबव में ये भी आते हैं, क्योंकि सारे एज वाले 30 से अबव में आते हैं। तो ये 2700 है। तो 2700 और 2215 दोनों को 8 करें और टोटल पे डिवाइड करिए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्योंकि 30 से 39 के लोगों की तादाद ये है, और 40 से अबव लोगों की जो तादाद है वो 2700 है। और क्वेश्चन में कहा है कि 30 से अबव एज के जो लोग हैं, तो 30 से अबव में ये सारे आते हैं, ये भी आ रहे हैं ये सारे, और 40 के अबव ये सब इसमें आ रहे हैं। तो इन दोनों को 8 करें, ये और ये, क्योंकि इससे ज्यादा एज के लोग हैं, और टोटल पे डिवाइड कर दे तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पहला आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर जो रेंडमली जिस बंदे को इन्होंने सेलेक्ट किया है, जिस बंदे को इन्होंने रेंडमली सेलेक्ट किया है, वो रिस्पोंडेंट बिलीव न्यूक्लियर वॉर इज लाइकली, वो कह रहे हैं कि द रिस्पोंडेंट बिलीव्स न्यूक्लियर वॉर इज लाइकली। अब इन्होंने एज का नहीं कहा, यहाँ पे एज की कोई कंडीशन नहीं है। इन्होंने कहा है कि उन रिस्पोंडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है जो वार को लाइक कर रहा है, लाइकली कह रहा है। तो लाइकली में कितने लोग आ रहे हैं, देखिए ये लाइकली है, लाइकली में सब एज के लोग आपने एड करना है, क्योंकि एज जो है वो बाउंड नहीं है। तो लाइकली में टोटल 3400 है। तो 3400 को डिवाइड करें 8000 से, टोटल से डिवाइड करिए, आपके प्रोबेबिलिटी आ जाएगी लाइकली के लिए। ये सेकंड आंसर आ जाएगा। थर्ड में फिर क्या है, थर्ड में कह रहा है सी पार्ट में, रिस्पोंडेंट इज बिटवीन द एज ऑफ 30 and 39, जो बंदा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इन्होंने रेंडमली सेलेक्ट किया है कि वो बंदा 30 से 39 एज के दरमियान होगा, और इनका जो बिलीव होगा वो वेरी लाइकली होगा, कि मतलब जंग आप जरूर ही होगा, वेरी लाइकली होगा, और एज भी 30 से 39 होना चाहिए। तो देखिए एज 30 से 39 और वेरी लाइकली, तो ये कितने लोग हैं, एज भी 30 से 39 होना चाहिए और वेरी लाइकली भी होना चाहिए, तो ये सिर्फ 700 है। तो 700 जो है इसको डिवाइड करें 8000 से, तो ये आपका नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द रिस्पोंडेंट बिटवीन द एज ऑफ 20 and 39, 20 से लेकर 39 तक की जो एज के लोग हैं, और वो ये बिलीव कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वार इज अनलाइकली, अनलाइकली है, और 20 से 39 एज के लोग हैं। तो देखिए 20 से 39 एज के जो लोग हैं वो यहाँ से यहाँ तक है, 20 से 39 तक ये, और अनलाइकली, अनलाइकली या वेरी लाइकली है ये देखना पड़ेगा। 20 to 39 अनलाइकली, इन्होंने कहा है कि अनलाइकली। तो 20 से 39 तक और अनलाइकली कितने हैं, देखिए 500 है और फिर 450, ये दो अनलाइकली हैं, और इसका एज 20 से 39 तक है। इन दोनों को 8 करें, 500 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 8000, तो ये आपका थर्ड आंसर आ जाएगा, ये फोर्थ आंसर ये आएगा। डिवाइड करें 8000 से, तो ये नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। सब चीज़ें गिवन है टेबल में, सिर्फ आपने वहाँ से निकाल के टोटल पे डिवाइड करना है और एग्जैक्टली निकालना है, तो ये नेक्स्ट आंसर आएगा। इसके बाद ई आंसर क्या है कि ई क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द रिस्पोंडेंट बिलीव्स दैट न्यूक्लियर वार इज अनलाइकली गिवन दैट ही और शी इज बिटवीन द एज ऑफ 20 and 29।
उसका एज 20 से 29 के दरमियान होना चाहिए और अनलाइकली होना चाहिए। तो देखिए 20 से 29 के मिड में और अनलाइकली, तो ये 500 है। तो देखिए 20 से 29 तक और ये अनलाइकली 500 है। लेकिन अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये सब मैंने 8000 से डिवाइड किया है, देखिए सब 8000 से डिवाइड है, सारे 8000 से डिवाइड। ये मैंने 3050 से डिवाइड किया है, क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब भी गिवन डेट का वर्ड आ जाए क्वेश्चन में, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें फर्क क्या है। देखिए क्वेश्चन में इसमें वाज़ेह एक पॉइंट है, यहाँ पे है रिस्पोंडेंट 30 ईयर और ओल्ड, यहाँ पे रिस्पोंडेंट बिलीव न्यूक्लियर वार इज लाइकली, इसमें है रिस्पोंडेंट बिलीव एज ऑफ कुछ। इसमें देखिए यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट गिवन है, रिस्पोंडेंट बिलीव्स दैट न्यूक्लियर वार इज अनलाइकली, और फिर जो सेंटेंस गिवन है उसमें लिखा है कि गिवन दैट ही और शी। ये गिवन दैट वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही गिवन दैट आ जाए, देखिए ऊपर में किसी में गिवन डेट नहीं है, किसी एक में भी गिवन डेट नहीं है, जैसे ही गिवन डेट आ जाए इसका मतलब है कि जो आपको गिवन है उसी में से आपने डिवाइड करना है, ये गिवन डेट में डिवाइड करना है। तो इन्होंने लिखा है कि गिवन डेट जब भी आ जाए तो यहाँ जो टोटल है वो उस पर डिवाइड करेंगे। तो देखिए इस 20 से 29 के दरमियान में गिवन डेट का मतलब है कि इस 20 से 29 के मिड में जो टोटल है इस पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसलिए मैंने इस पे डिवाइड किया, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि गिवन डेट द एज इज बिटवीन 20 एंड 29। अगर ये गिवन डेट हटाए, अगर ये गिवन डेट हटा दे तो फिर 8000 पे डिवाइड होगा, इससे में टोटल क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब इसी तरह यहाँ भी गिवन है कि द रिस्पोंडेंट इज 40 ईयर ऑफ एज और ओल्डर, 40 या 40 से ज्यादा एज के लोग हैं, गिवन डेट ही और शी बिलीव न्यूक्लियर वार इज अनलाइकली, वो बिलीव कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वार जो है वो अनलाइकली है। तो अनलाइकली के सेंटेंस में आपने देखना है, देखिए अब यहाँ देखना है, अब अनलाइकली में टोटल कितना है, अनलाइकली में टोटल 2450 है, इस पे डिवाइड करेंगे, इस पे आपने डिवाइड करना है। और यहाँ पे क्या है, एज 2029 है, तो एज 2029 में ये गिवन है, तो इनको आपने देखना है और इसका ख्याल रखना है अपने क्वेश्चन में। तो देखिए नीचे जो क्वेश्चन है ये डिवाइड हो गया है 3050 पे, और ये जो है 2450 पे, क्योंकि क्वेश्चन में कि रिस्पोंडेंट इज 40 ईयर एज और ओल्डर, 40 से 40 साल से ज्यादा, और क्या है अनलाइकली है, 40 या 40 साल से ज्यादा और अनलाइकली कितने लोग हैं, देखिए ये 40 साल से ज्यादा, 40 साल से ज्यादा और अनलाइकली 1500 है। और टोटल अनलाइकली क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन दैट अनलाइकली, तो टोटल अनलाइकली 2450 है, तो इसको 1500 को आपने 2450 पे डिवाइड करना है, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ 8000 पे डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये आपने इसमें ख्याल करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ ले। जी तो प्रॉब्लम है तो पूछ ले। है किसी का क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो है वो भी सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, जो पहले हमने किया कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किया वो इंटरसेक्शन वाले। अब इसमें ये है कि given that cards are selected at random without replacement of a deck of 52 cards, 52 कार्ड्स की एक डेक है, इसमें से आपने विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा आपने उसमें नहीं रखना। देखिए ये विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब भी आ जाए तो इसका मतलब है कि ये डिपेंडेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो भी कार्ड आप एक दफा उठाएंगे उसको आपने वापस नहीं रखना, जब वापस नहीं रखेंगे तो टोटल की तादाद कम होती जाएगी। फिर द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर हर्ट, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले जो 2 कार्ड हैं वो हर्ट के आएंगे। तो हार्ट के टोटल कितने कार्ड्स हैं, टोटल 13 कार्ड्स हैं हार्ट के। देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 जो कार्ड्स हैं वो हर्ट के आएंगे, 13 कार्ड्स हैं,
तो 13 कार्ड में जब पहला कार्ड मैं उठाऊं तो पहले कार्ड की पॉसिबिलिटी क्या होगी? जब पहला कार्ड में उठाऊं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? पहले हार्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हार्ट कार्ड, फर्स्ट हार्ट कार्ड, पहला हार्ट जो मैंने उठाया हार्ट कार्ड उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि टोटल 13 हार्ट है और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो 52 है। जब मैंने ये उठाया उसको मैंने वापस इसमें नहीं रखा, एक हार्ट कार्ड मैंने उठाया वापस मैंने नहीं रखा। अब जब दूसरा कार्ड मैं उठाऊंगा इसमें से सेकंड हार्ट कार्ड, तो कितनी रिमेनिंग है अब टोटल, और हार्ट कार्ड कितनी रिमेनिंग है? क्योंकि एक मैंने उठाया फिर वापस नहीं रखा तो 12 हार्ट कार्ड रिमेनिंग है, और टोटल कितनी रिमेनिंग होंगे? 51, क्योंकि मैंने दोबारा नहीं रखा। दूसरा हार्ट कार्ड जब मैंने उठाया तो वो पहला मैंने दोबारा रिप्लेस नहीं किया था इसमें, तो सेकंड की जो है वो 12/51 होगी, क्योंकि एक कार्ड जो है वो कम हो गया, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है, हमने इसमें वापस नहीं रखा। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे, तो ये आपका 13/52 आ जाएगा और दूसरे का 12/51। तो दो कार्ड्स है तो इसमें इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 12 मल्टीप्लाई करें 52 और 51, तो ये आ जाएगा आपका पहला आंसर। सेकंड क्या है कि द फर्स्ट कार्ड ए स्पेड, पहला कार्ड जब मैंने उठाया वो स्पेड है, सेकंड कार्ड जब मैंने उठाया वो क्लब है, थर्ड कार्ड जब मैंने उठाया वो हार्ट है, और फोर्थ जब मैंने उठाया वो डायमंड है। मतलब हर एक कलर से एक एक कार्ड मैंने उठाया, एक कार्ड मैंने स्पेड से उठाया, स्पेड कलर से, दूसरा मैंने क्लब से उठाया, तीसरा मैंने हार्ट से उठाया, चौथा मैंने डायमंड से उठाया। तो इसमें भी इंटरसेक्शन आएगा, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। तो देखिए पहले जब मैं उठा रहा था तो 13 थे और टोटल 52 थे, तो इसमें 13/52। अब दूसरे का क्या होगा? 13/51 होगा, क्योंकि जो कार्ड मैंने उठाया था वो स्पेड का मैंने उठाया था, तो क्लब की 13 पूरे हैं लेकिन टोटल में से एक कम हो जाएगा, 51 आ जाएगा। देखिए इस तरह से करेंगे। ये चार कलर्स हैं, दो ब्लैक कलर होते हैं और दो रेड कलर हैं। इसको कहते हैं डायमंड, बस सिर्फ डी लिख लूंगा, डी का मतलब है डायमंड, इसका मतलब है क्लब, सॉरी रेड हार्ट, रेड हार्ट, इसका मतलब है स्पेड, इसका नेम है स्पेड और इसका नेम है क्लब। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, स्पेड, रेड हार्ट्स और डायमंड्स, इन सब के प्रोबेबिलिटी है, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का मतलब है इसमें इंटरसेक्शन, इसका मतलब है प्रोडक्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, क्लब की क्या प्रोबेबिलिटी है? हर एक में 13 जो कार्ड्स हैं वो हर एक में 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देख लें, इसमें से मैंने एक कार्ड उठाया तो इसमें प्रोबेबिलिटी है 13/52। एक कार्ड मैंने उठाया और मैंने यहाँ साइड पे रख लिया, ये मैंने ब्लैक हार्ट उठा लिया, मैंने यहाँ साइड पे रख लिया, दोबारा मैंने रिप्लेस नहीं किया। अब इसमें से एक रह गया, यहाँ से एक निकल गया, तो 13, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। अब इसका 13 आएगा लेकिन टोटल कितने होंगे? क्योंकि एक कार्ड तो मैंने निकाल दिया, यहाँ साइड पे मैंने रखा है, टोटल अब 52 है। अब ये वाला कार्ड भी मैंने निकाल दिया, ये भी मैंने साइड पे रख दिया, अब मैंने दो कार्ड निकाल लिए, ये कार्ड भी निकल गया। अब कितने रह गए? इसमें फिर वापस 13 ही होंगे, क्योंकि ये मैंने नहीं निकाला, इन दोनों से एक एक निकल गया है, 13 ही होंगे इस कार्ड के लिए। लेकिन नीचे कितने आ जाएंगे टोटल? 51, क्योंकि दो कार्ड निकल गए, अब तीसरे भी निकल जाएगा, तो चौथे के लिए फिर 13 आ जाएगा, लेकिन नीचे जो आएगा, सॉरी ये 51 आ जाएगा, ये 50 आएगा और ये फिर 49 रह जाएगा। तो ये चार प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगे सबके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए, चारों को मल्टीप्लाई करें
ऊपर 13 मल्टीप्लाई करें, नीचे जो है 52, 51, 50, 49, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2856 अपॉन नीचे जो भी है ये आएगा। इसी तरह से फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 एसेस आर सेलेक्टेड इन रो, 3 एक का जिसके लिखा होता है एक, वो हमने सेलेक्ट किया है। तो देखिए एस एस और एस हर एक में एक का होता है। पहले 4 इक्के थे, मैंने एक निकाल दिया, 3 इक्के रह गए, फिर मैंने एक निकाल दिया, फिर 2 इक्के रह जाएंगे। तो 4/52, फिर 3/51, फिर 2/50 मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा। और इसी तरह से ये लास्ट वाले भी है, ये नो एसेस आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट 4 कार्ड्स। पहले 4 कार्ड है लेकिन इसमें कोई एक का इंक्लूड नहीं है। तो 4 एक निकाल लेंगे तो 48 रह जाएंगे, 48 में से एक निकल गया 47, फिर 46, फिर 45, ये इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये 4 आंसर्स हैं इसके, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।